Hello everyone, I am Dr. Vikas, Assistant Professor at JCW Gurauda, Rewarding. वेलकम बैक बच्चों। हम लोगों ने हमारे थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 4 के लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने नर्स हीट थ्योरम और उसके कॉन्सिक्वेंस को एक्सप्लेन किया था। उसके साथ साथ हम लोगों ने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन किया था। आज के हम अपने लेक्चर के अंदर रेसिडुअल एंट्रोपी को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। रेसिडुअल एंट्रोपी। देखो हम लोगों ने थर्ड लॉ ने बताया था हमारे पास, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ने बोला कि जो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, हमारे पास जो परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा कोई भी, तो उसकी जो हमारे पास क्या आएगी, एंट्रोपी जीरो आ जाएगी। उसकी जो एंट्रोपी क्या आएगी, टोटल एंट्रोपी किसके ऊपर जीरो आएगी, कब, एट जीरो केल्विन, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे उसकी जो एंट्रोपी होगी वो कितनी होगी, जीरो। लेकिन अगर वो परफेक्ट नहीं है तो उसकी जो एंट्रोपी होगी वो जीरो नहीं होगी। तो अब यही बोलते हैं, जब जीरो नहीं होगी तो कुछ वैल्यू आएगी एंट्रोपी की, उसी को हम बोलते हैं रेसिडुअल एंट्रोपी। अगर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि द एंट्रोपी विच ए क्रिस्टल of any substance will have at 0 Kelvin is called residual entropy। कह रहा है कि किसी भी क्रिस्टल में, किसी भी सब्सटेंस के क्रिस्टल के अंदर जो हमारे पास 0 केल्विन के ऊपर जो एंट्रोपी है तो इसको हम रेसिडुअल एंट्रोपी बोलते हैं। तो ये किस लिए कहां से आती है, देखो ये सॉलिड के अंदर हम बात करें इसका ओरिजिन। अगर हम बात करते हैं कोई मॉलिक्यूल बोलते हैं, तो अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसकी डिफरेंट ओरिएंटेशंस या अरेंजमेंट हो सकती हैं। तो हम इसकी बात करते हैं, लाइक अगर हम कंसीडर करें, लेट देयर विल बी ए क्रिस्टलाइन सॉलिड या सॉलिड मॉलिक्यूल AB हैविंग small electric dipole moment, किसके पास जो AB है उसका साइज तो नियरली सेम होगा, यानी कि जो A और B का साइज नियरली सेम, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी कैसा है, स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर ऐसा होगा तो वहां पे एक डाइपोल होगा, लेकिन डाइपोल कैसा होगा, वीक होगा। यहां पे इसलिए बोला एक स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विल एग्जिस्ट हैविंग स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। नाउ दिस molecule can have different orientations or arrangements, like देखो AB ऐसा सभी AB करते रहे, या और AB BA फिर BA फिर इस तरीके से AB, तो हमारे पास देखो ये बीच में इस तरीके से आ गया हमारे पास। तो कह रहे कि इसकी डिफरेंट ओरिएंटेशंस या क्या हो सकती है, हमारे पास ओरिएंटेशंस या अरेंजमेंट हो सकती हैं, और अदर such arrangements having a very small difference in energy, कह रहा है कि ये अरेंजमेंट होगा, इसकी अलग अलग मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अब जो इसकी अरेंजमेंट, ये दो अरेंजमेंट हो सकती है और ऐसी अलग अलग अरेंजमेंट हो सकती है, डिपेंड करेगा हमारा मॉलिक्यूल कैसा है। तो कह रहा है कि जो अरेंजमेंट होगी उनके अंदर स्मॉल एनर्जी क्या आएगा, डिफरेंस, हैविंग वेरी स्मॉल डिफरेंस इन एनर्जी, एंड thus these different orientations and this different arrangement will lead to residual disorder and it results in किसमें आ जाएगा, it results in residual entropy।
जो एक चीज समझने की यहां पर हमारे पास कह रहा है कि जो हमारे पास कोई मॉलिक्यूल हुआ तो अगर उसके अंदर डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट, अगर देखो परफेक्टली में क्या हो गया ए बी सभी इसी वैसे होंगे, लेकिन अगर उसमें कुछ अरेंजमेंट बी ए या ऐसी और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल अगर वो है तो कह रहा है उन डिफरेंट अरेंजमेंट्स की एनर्जी क्या होगी, नियरली सेम हुई। तो हमारे पास एक डिसऑर्डर आ गया, कैसा डिसऑर्डर, रेसिडुअल डिसऑर्डर, यानी कि उनकी अरेंजमेंट की वजह से डिसऑर्डर आ गया, और अरेंजमेंट की वजह से उसके अंदर डिसऑर्डर है वो तो सभी टेंपरेचर पे रहेगा, क्योंकि वो ऐसा तो नहीं है कि 0 केल्विन होते ही जो डिसऑर्डर था वो सारे के सारे एक ही फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि सभी टेंपरेचर के ऊपर हमारे पास एक रेसिडुअल उसकी डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से हो गया, जो पॉसिबल थी वहां पर, तो उसकी वजह से रेसिडुअल डिसऑर्डर आया और उसकी वजह से हमारे पास आ गया रेसिडुअल एंट्रोपी। अब हम इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हाउ वी कैलकुलेट रेसिडुअल कितनी आएगी, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है S इज इक्वल्स टू K L N W। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल कितनी ओरिएंटेशन कर सकता है। ये क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये हमारे पास कांस्टेंट हो गया। तो अब देखो यहां पर अगर हम एग्जांपल करते हैं दो, तो डिफरेंट ओरिएंटेशंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है यहां पे मॉलिक्यूल की। देखो ये क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग इक्वल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि सभी की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी ही होगी। इस वर्ड को आप लिख सकते थे या इसको अवॉइड भी कर सकते थे। तो यहां से S क्या आ गया, K L N W। तो अब देखो हम एग्जांपल करते हैं हमारे पास। फर्स्ट, इन केस ऑफ CO मॉलिक्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल, it can have two different orientation, CO or OC having equal probability या इक्वली प्रोबेबल है, इसलिए इनकी इक्वल प्रोबेबिलिटी दोनों ओरिएंटेशंस की। नाउ एनर्जी कैन बी अचीव्ड in two and different ways if total number of molecules will be n। ये हमने बोल दिया, देखो क्या है, अगर हमारे पास n मॉलिक्यूल्स थे CO के, तो जो उसकी एनर्जी आएगी, हमारे पास दो ओरिएंटेशंस थी और दोनों ओरिएंटेशन की इक्वल प्रोबेबल या प्रोबेबिलिटी, तो कह रहे जो एनर्जी का हम जो अरेंजमेंट या प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं, हम अरेंज कर सकते हैं, कितने वे से कर सकते हैं, टू एंड डिफरेंट वे। तो यहां से क्या आएगा, S इज इक्वल्स टू K L N। अब एनर्जी का क्या हो गया, ओरिएंटेशन टू एन। यहां पर हम एनर्जी की टर्म जो हमने यहां पे लिखा है, ये प्रोबेबिलिटी आ गई, जो प्रोबेबिलिटी ये किसकी है, उसकी एनर्जी की, ओरिएंटेशंस की, तो 2n। तो यहां से क्या आएगा, n को आगे लिख देंगे, तो S इज इक्वल्स टू K into n L n 2 और K n इक्वल्स टू हो जाता है R। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, S इज इक्वल्स टू R into 2.303 log of 2, और हमें पता की वैल्यू क्या आएगी, 8.314 into 2.303 log 2 की वैल्यू क्या होगी, 0.3010 जूल केल्विन मोल इनवर्स। ये यूनिट आ गई हमारे पास। तो अगर इसको हम अब वैल्यू के इक्वल रख दे, तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करके, वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5.85, इस तरीके से 5.85। तो ये हमारे पास रेसिडुअल क्या बचेगी, एंट्रोपी बचेगी इसके अंदर, जूल केल्विन मोल इनवर्स। तो ये फर्स्ट एग्जांपल था। ऐसे ही अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें, लाइक FClO3 मॉलिक्यूल हमारे पास, तो हम वहां पर सेकंड मॉलिक्यूल क्या है, इन केस ऑफ FClO3 मॉलिक्यूल होचे, तो इसके अंदर 4 पॉसिबल ओरिएंटेशन, इस मॉलिक्यूल की 4 पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो अब हमें ये फॉर्मूला रखना है, तो हमारा जो फॉर्मूला K L N W था यहां पर, इसी को हम ऐसा लिख सकते थे इन द टर्म ऑफ एनर्जी। यहां पे तो क्या था हमारे पास, S इज इक्वल्स टू R या 2.303 R 2.303 R L N W, ये एनर्जी के रिस्पेक्ट में थी हमारे पास। तो एनर्जी के रिस्पेक्ट में आ गई, तो हमारे पास कितना हो गया, यहां पर
ये अब हम एनर्जी के रिस्पेक्ट में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, S इज इक्वल्स टू 2.303 R L N, अब कितना 4, क्योंकि हमारे पास 4 की पावर n आना था, W की वैल्यू क्या नहीं थी 4 की पावर n आगे आ जाएगा तो K n की वैल्यू क्या हो जाएगी R, इस लॉ को हम नेचुरल लॉ को इस दूसरे लॉ में चेंज कर दिया तो 4 ये क्या आ गया 2.303 into 8.314 into 4 की वैल्यू 0.60 तो ये नियरली आ जाएगा 11.5 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो बच्चे हमारे पास जब भी आपके पास एक दो न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकते हैं कि हमारे पास कितना एंट्रोपी होगा इन केस ऑफ सीओ, तो हमें ये ओरिएंटेशन से उसकी अरेंजमेंट पता होना चाहिए था। इसमें 2 था और इसमें कितना होता है 4, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट अप करेंगे। फाइनली बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू जो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गया वो क्या है R, हमारे पास फिर कांस्टेंट हो जाता है और R की वैल्यू हमें पता है 8.314 आती है। तो ये दो न्यूमेरिकल हमारे पास आ सकते हैं और ये हमारे पास था रेसिडुअल एंट्रोपी का कांसेप्ट। बच्चे फाइनली फिर हमारे पास आता है इंपोर्टेंस ऑफ थर्ड लॉ, इंपोर्टेंस ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की क्या इंपोर्टेंस है। तो हमें थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें एंट्रोपी बताता है किसी भी एलिमेंट या केमिकल सब्सटेंस या किसी भी कंपाउंड की एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, हम वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी या गैस भी, और हम इसके अंदर हीट कैपेसिटी डाटा की यूज करते हैं उसको। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट हेल्प्स इन कैलकुलेशन और इवेल्युएशन ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी of any substance or compound at any temperature using heat capacity data। कि हमें अगर हीट कैपेसिटी की वैल्यू मालूम है उसकी हमारे पास डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, तो हम क्या निकाल सकते हैं उसका एब्सोल्यूट एंट्रोपी। देखो एब्सोल्यूट एंट्रोपी हमने क्यों बोला बच्चे, अगर हमारा टेम्परेचर 0 केल्विन होता है तो हमें बोला था कि थर्ड लॉ हमें बताता था कि थर्ड लॉ अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ हम क्या बोलते हैं, लिमिट T टेंड्स टू 0, तो जो परफेक्टली क्रिस्टलाइन होगा क्या होगा, परफेक्टली अगर हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसकी एंट्रोपी कितनी होती है 0। लेकिन अगर ये 0 नहीं है, इक्वल्स टू 0, यानी कि हमारे पास परफेक्टली क्रिस्टलाइन नहीं है, तो इस टाइम पे जो एंट्रोपी होती है T केल्विन 0 केल्विन के ऊपर या एब्सोल्यूट 0 के ऊपर, उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल एंट्रोपी। ये 0 केल्विन के ऊपर था। लेकिन अगर हमारा टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं है, कोई भी हमारा टेम्परेचर है 1 केल्विन, 250, 100, 350 केल्विन है, तो उस टाइम पे हमें पता है हमारे कंपाउंड के पास अगर वो क्रिस्टलाइन है या नहीं भी है, तो वहां पे कुछ एंट्रोपी होगी उस सब्सटेंस की, उसको हम बोल देते हैं एब्सोल्यूट एंट्रोपी। इसलिए बोला एट एनी टेम्परेचर, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो हमें क्या पता, हम लिखेंगे वी नो, ये तो हमने अभी समझने के लिए लिखा कि भाई क्या डिफरेंस होता है। तो अब हमें पता है वी नो क्या, कि ds इज इक्वल्स टू डेल क्यू बाई टी। हमें एंट्रोपी चेंज हम बोलते हैं फॉर, अगर इनफाइनाइटली स्मॉल एंट्रोपी चेंज है तो क्या होता है, हमने डिफाइन किया क्यू रिवर्सिबल बाई टी, की जो हीट रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, वो क्या होगा, चेंज इन एंट्रोपी। दिस इज इक्वेशन 1। एंड वी ऑल्सो नो, एंड हीट कैपेसिटी को हम क्या डिफाइन करते हैं, डेल क्यू बाय डी टी। dt का क्या मतलब है, 1 डिग्री केल्विन या सेल्सियस से हम अगर उसको टेम्परेचराइज करें तो ये क्या होता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। क्योंकि जो हीट कैपेसिटी होता है हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे डिफाइन करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे। इसका मीनिंग है कि अगर हमारा प्रेशर कांस्टेंट रखें और हम हीट सप्लाई करें किसी भी सब्सटेंस को, ताकि उसका टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेल्सियस या केल्विन से राइज कर सकें, तो जो अमाउंट ऑफ हीट हम सप्लाई करते हैं 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए, उसको हम उसकी क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। तो इसको इक्वेशन क्या बोल सकते हैं, 2। तो यहां से हमें पास डेल क्यू की वैल्यू क्या आ गई, डेल क्यू इज इक्वल्स टू सीपी dt। क्योंकि हम इस एंट्रोपी को उसके हीट कैपेसिटी डाटा से या वैल्यू से कोरिलेट करना चाहते थे, तो हमने लिखा हीट कैपेसिटी डेल क्यू बाई dt, और डेल क्यू की वैल्यू इसमें पुट अप कर दे तो हमारे पास क्या आएगा, ds इज इक्वल्स टू सीपी, ऐसा सीपी dt बाय टी। ये ऐसा नीचे आ गया इक्वेशन 3। तो अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, द एंट्रोपी चेंज
द एंट्रोपी चेंज ऑफ एनी सिस्टम, ऑफ एनी कंपाउंड या सब्सटेंस, ऑफ एनी सब्सटेंस, the entropy change of any substance when temperature changes from T equals to 0 Kelvin to T equals to T1 Kelvin। अब हमने क्या बोल दिया कि अब हम एंट्रोपी चेंज देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि कहां से, जब 0 केल्विन से क्योंकि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गए तो वहां पे टोटल एंट्रोपी चेंज कितना हुआ। तो अब यहां से क्या करेंगे, तो हम लिख सकते हैं ds, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, s इज इक्वल्स टू S0, s इज इक्वल्स टू ST। यानी कि यहां पर इंटीग्रेट क्या कि 0 केल्विन के ऊपर जो उसकी एंट्रोपी होगी उसको S0 से रिप्रेजेंट किया, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगी, ये T1 बोला है कि हमारे पास एंट्रोपी एट T1, क्योंकि फाइनली T क्या था हमारा T1। दिस इज इक्वल्स टू, ये इसको T बोलते हैं भी, फाइनली जो हमने टेम्परेचर T है तो इसको T को रिप्रेजेंट किया, फाइनल वाला टेम्परेचर है। फिर क्या हो गया, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन Cp dt बाय T, और यहां पर T इक्वल्स टू 0 केल्विन तो T इक्वल्स टू T1 केल्विन। अगर T1, क्योंकि बुक में जब आप देखोगे तो वहां पे फाइनल T लिखा हुआ कि फाइनल टेम्परेचर T चला गया हमारे पास, 0 केल्विन से फाइनल T चला गया, तो यहां पे मैंने T1 लिखा तो उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहां पर जब इंटीग्रेशन करेंगे तो बच्चे क्या आएगा, तो ये क्या हो गया S, और वैल्यू क्या आएगी S0 और ST पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, दिस इज इक्वल्स टू Cp, इंटीग्रेशन 0 से हम क्या लिख सकते हैं अब T1 टेम्परेचर D, अब ये क्या हो गया, Cp बाहर लिखे या Cp को अंदर ही लिख देते हैं, तो क्या होता है Cp और dt बाई डी को हम क्या लिखते हैं dln-T, इसको हम इक्वेशन 3 हो गया, क्या बोल सकते हैं 4। ये इसको आगे नंबरिंग कर देंगे एक स्टेप के आगे, तो क्या बनेगा देखो, ये क्या हो गया ST माइनस S0। हमें पता है थर्ड लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ वी नो, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ वी नो, हमें क्या मालूम है कि लिमिट T टेंड्स टू 0 तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी 0, यानी कि S क्या, ये S0 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये जो एंट्रोपी थी 0 केल्विन के ऊपर थी, तो यहां पे ये 0 केल्विन के ऊपर S0 की वैल्यू यहां से क्या आएगा ST माइनस S0, तो यहां पर S इक्वल्स टू 0, तो हम क्या बोल सकते हैं देयरफॉर S0 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये एंट्रोपी होती है 0 केल्विन के ऊपर, हमने बोला 0 हो जाती, तो 0 केल्विन पे एंट्रोपी किससे रिप्रेजेंट किया S0 से, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं देयरफॉर ST इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से T1 Cp dln-T, और ये हमारे पास इक्वेशन आप बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो देखो हमें क्या मिल गया, एब्सोल्यूट एंट्रोपी, यानी कि एंट्रोपी मिली है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो कम मिली है, उसकी हीट कैपेसिटी हमें मालूम है सब्सटेंस की, और हम उसको क्या करें इंटीग्रेट कर दें 0 से T1 केल्विन, जो हमारा T केल्विन या हमने पर्टिकुलर T को क्या बोल दिया T1 केल्विन तक। तो हम क्या कर सकते हैं, द एंट्रोपी क्या लिख सकते हैं, द एंट्रोपी ऑफ एनी सब्सटेंस can be evaluated or calculated using, क्या कर सकते हैं by evaluated or calculated by knowing या by using or by knowing heat capacity of the substance from heat capacity of the substance at different temperature value, at different temperature ranging from T equals to 0 Kelvin to T equals to T1 Kelvin। तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हमें ये एंट्रोपी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे निकालनी थी तो हमें क्या करना पता होना चाहिए, तो उसका हीट कैपेसिटी की वैल्यू पता होनी चाहिए, डिफरेंट टेम्परेचर कहां से कहां तक 0 केल्विन से T1 केल्विन तक, यानी कि जिस टेम्परेचर पे हम निकालना चाहते हैं तो हम क्या निकाल सकते हैं, द इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 4 कैन बी इवेल्युएटेड और कैलकुलेटेड बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन Cp वर्सेस, क्या हम लिख सकते हैं यहां पे 2.303 ऐसा लॉग ऑफ टेम्परेचर। क्या किया,
एक ग्राफ बनाते हैं हम, सीपी की वैल्यू पता होगी, यहाँ पे हीट कैपेसिटी की वैल्यू जो डिफरेंट अलग अलग वैल्यू जो ऊपर इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पर हमारे पास log T की वैल्यू है 2.303, यहाँ पे टेम्परेचर इस साइड इंक्रीज हो रहा है, तो हमारे पास इस तरीके से आएगा ग्राफ आता है एक ये ऐसा। अगर ये फाइनल टेम्परेचर है T1 केल्विन जिसके ऊपर हमें निकालना था, तो ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर यहां तक हम निकाल सकते हैं, यानी कि एक मिनिमम, अगर इस पॉइंट को बोल दूं मैं B, इस पॉइंट को क्या बोल सकते हैं B। क्या हुआ, जो ये हीट कैपेसिटी की वैल्यू होती है चाहे सीपी की वैल्यू, ये हम एक्सपेरिमेंटल मेजर करते हैं, और नॉर्मली बी की वैल्यू अगर हम नीचे टेम्परेचर पे देखेंगे तो ये 15 केल्विन के आसपास होती है, 15 केल्विन, यानी कि ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंटल करेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं सीपी की। क्या हुआ, हम सीपी की जो वैल्यू निकालते हैं, हम कैसे निकालते हैं, वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ सीपी एक्सपेरिमेंटली एट डिफरेंट टेम्परेचर, हम डिफरेंट टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, बट वी कैन फाइंड आउट its value correctly, we can find out its value, but we cannot, ऐसा लिख सकते हैं, we cannot find out its value in the vicinity of absolute zero. Therefore point B is the temperature या पॉइंट बी रिप्रेजेंट टेम्परेचर कितना है, अप्रोक्सीमेटली 15 केल्विन, रिप्रेजेंट टेम्परेचर टू विच वी कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ सीपी एग्जैक्टली। देखो क्या बोला, ये ज्यादा बताया बच्चे, देखो हम लोगों ने कि इसका इंटीग्रल निकालना था, तो हमने क्या किया, हम डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हमें सीपी की वैल्यू पता हो तो हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं, ग्राफ बनाएंगे, इस तरीके से हमारे पास लाइन आएगी। लेकिन हमारी एक लिमिटेशन है कि जो सीपी की वैल्यू हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, तो एक्सपेरिमेंटली हम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर तक एग्जैक्ट या हम करेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे ही हमारा टेम्परेचर 15 केल्विन से बिलो आता है तो हम अब इसको निकाल नहीं सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, तो अब इस टेम्परेचर के बाद हमें एक्स्ट्रा प्लॉट करना पड़ता है ग्राफ, इस तरीके से एक्स्ट्रा प्लॉट, और हम एक्स्ट्रा प्लॉट करते थे, यहां पे हमने क्या किया, एक्स्ट्रा प्लॉट, और हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था, क्योंकि 0 केल्विन से निकालना था, ये क्या रिप्रेजेंट कर 0 केल्विन से इस पॉइंट तक, तो हम जो एसटी निकाला हम लोगों ने, तो ये जो पूरा का पूरा एरिया रिप्रेजेंट करेगा, इसके नीचे जो एरिया आ रहा है यहां पर, ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है एसटी को, तो दिस एरिया रिप्रेजेंट, यानी कि एरिया अंडर, इस पॉइंट को हमने बोल दिया ए, यानी कि 0 केल्विन से, देयरफॉर द एरिया अंडर कर्व रिप्रेजेंट एसटी। कंप्लीट हमारे एंट्रोपी जो बताएगा एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा। तो अभी दिक्कत क्या हो गई, हमें इस बी से लेकर इस ए पॉइंट तक, जिसको हमने ए पॉइंट भी बोल सकते हैं यहां पर, ए पॉइंट तक, क्योंकि अब यहां तक तो हम एग्जैक्टली निकाल सकते हैं, इसके बाद हमें पता नहीं कि हमारी कर्व कैसे आएगी, तो हमें क्या पता, हमने एक्स्ट्रा प्लॉट किया। सो वी हैव टू क्या लिखेंगे, वी कैन नोट, देयरफॉर पॉइंट बी रिप्रेजेंट टेम्परेचर टू विच वी कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ सीपी एग्जैक्टली, देयरफॉर we have to extrapolate the curve from B to point A and using d by approximation। ये एक वर्ड साइंटिस्ट था डी बाई, इसने बोला कि हम एक्स्ट्रा प्लॉट तो करेंगे, और इसने क्या बोला कि यहां पर हमारे पास एट लोअर टेम्परेचर इसने क्या बोला, इसने Cp इज इक्वल्स टू AT की पावर Q। क्या बोला कि जो हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स है वो इस रिलेशन को फॉलो करती हैं। तो अब हम क्या करें, वैल्यू पुट अप करें। मान लिया देखो जो पॉइंट बी था, ये पॉइंट बी का हम टेम्परेचर TI बोल देते हैं, एक टाइप से TI, बुक में इसको T1 बोला, इसको T बोले, तो डिपेंड कर हमने कैसा माना, तो हमने यहां पे इसको कैसा माना, T है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, देखो ST क्या बनेगा, ST किसी भी सॉलिड के केस में यहां पे बच्चे
एस टी इक्वल्स टू, तो हमें पहले 0 से कहां तक पता होना चाहिए था, टी आई तक, क्योंकि ये कैसा फॉलो करेगा यहां पर ए टी की पावर क्यूब, कैसे, ये सीपी की वैल्यू हो गई, सीपी दिस इज, और आगे क्या आ गया डी एल एन टी, दिस इक्वल्स टू डी एल एन टी प्लस, अब यहां पर क्या है टी आई से लेकर टी वन तक, ये किसके इक्वल होगा, सीपी डी एल एन टी, सीपी डी एल एन टी। अगर अब हम यहां पर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहां पे एस टी इज इक्वल्स टू 0 से क्या हो गया टी आई, इनिशियल टेम्परेचर बोल दिया, ए टी की पावर क्यूब था, और इसको हमने क्या लिखा था यहां पर इस तरीके से, ये डी एल एन टी क्या था, ये हमने लिखा था डी टी बाई टी को हमने डी एल एन टी लिखा था, तो अब यहां पर इसको ऐसा कर देते हैं डी टी बाई टी, अब क्या हुआ प्लस टी आई से टी वन केल्विन तक, और क्या हो गया सीपी डी एल एन टी, एक टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास कितनी पावर बचेगी 2, तो एस टी क्या हो गया, दिस इज इक्वल्स टू, ए बाहर ले लिया हम लोगों ने, इंटीग्रेशन 0 से टी आई, और यहां पे क्या बचेगा ए टी स्क्वेयर इंटू डी टी प्लस टी आई से टी वन, दिस इज सी पी डी एल एन टी, तो यहां से एस टी ए, और जब इंटीग्रेशन कर दिया हमारे पास क्या हो जाएगा यहां पे टी की पावर 3/3 हो जाएगा, तो ए 2 बार लिख दिया था बच्चे यहां पे गलती से, तो ए आ गया टी की पावर 3/3 प्लस टी आई टी वन सी पी डी एल एन टी। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो यहां पर अगर मैंने बात की थी यहां पे, तो सीपी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, तो इस सीपी की वैल्यू हमने क्या लिखा था ए टी की पावर 3, क्योंकि यहां पे सीपी क्या था ए टी की पावर 3, तो ये ए टी की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं सीपी, तो एस टी इज इक्वल्स टू सीपी की पावर डिवाइडेड बाय 3 प्लस टी आई से टी वन सी पी डी एल एन टी, तो ये हमारे पास किसी भी सॉलिड के लिए उसकी हीट कैपेसिटी आ गई एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर। क्यों हुआ, तो जनरली आप ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन जो करेक्ट वे है हमारे पास, क्योंकि हम जो ये लोअर टेम्परेचर था यानी कि 0 केल्विन से लेकर 15 केल्विन तक हम एक्सपेरिमेंटल सीपी की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो जो उसकी हीट कैपेसिटी होगी नॉर्मली, तो उसको हम 3 से डिवाइड कर देते हैं एट लोअर टेम्परेचर, ये आ गया, और ये क्या हो गया इंटीग्रेशन हो गया सीपी डी एल एन टी, क्योंकि ये कहां से रिप्रेजेंट कर रहा है टी आई कौन सा था पॉइंट बी से, तो हम सॉलिड के केस में हमारे पास ये हीट कैपेसिटी वैल्यू या डाटा आ जाता है, उसकी वजह से इस ओवरऑल वैल्यू पुट अप कर दें तो हमारे पास क्या आएगा एंट्रोपी आ जाएगी, उसकी एब्सोल्यूट एंट्रोपी एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर। बच्चे बस इसमें ये याद रखना है कि ये इक्वेशन ट्रू होगी अगर इसको हम बोलते हैं इक्वेशन 5, दिस इक्वेशन इज ट्रू, दिस इक्वेशन इज ट्रू only if there is no polymorphic ट्रांजिशन। देखो पॉलीमॉर्फिक ट्रांजिशन का मतलब है जैसे हमारे पास सल्फर होता है सॉलिड स्टेट में, उसकी 2-3 स्टेट होती है, रोम्बिक आता है हमारे पास, ऐसी दूसरी स्टेट हो सकती है, ऐसी फास्फोरस की अलग अलग स्टेट एग्जिस्ट करती हैं। तो बोल रहा है कि अगर उस सॉलिड का हम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे निकालना चाहते थे तो उसमें कोई भी चेंज ना हुआ हो, अगर उसके अंदर कोई फेज या उसके अंदर एक ट्रांजिशन हो रही है जिसके अंदर पॉलीमॉर्फिक ट्रांजिशन बोल दिया हम लोगों ने, तो वहां पे क्या करना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ेगा, if there is any polymorphic transition then we have to add हमें क्या करना डेल्टा HF अपॉन TF। तो ये क्या हो गया, हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ ट्रांजिशन, और ये ट्रांजिशन सॉलिड स्टेट में ही आ रहा है, और ये क्या हो गया वो ट्रांजिशन टेम्परेचर होगी जिसके ऊपर होगा, और दिस इज ये किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल्स टू एंट्रोपी चेंज ऑफ ट्रांजिशन। तो बच्चे हमारे पास फाइनली क्या बनेगा, एस टी इज इक्वल्स टू CP बाय 3 प्लस TI से T1 CP DLNT प्लस डेल्टा HF अपॉन TF। तो ये सॉलिड के केस में आ गया, अगर उसमें हमारे पास ट्रांजिशन हो रही है, अगर 2 होंगी तो 2 ट्रांजिशंस की हम वैल्यू ऐड करेंगे और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती। तो ये तो हमने समझने के लिए किया था, अदरवाइज हमारे पास एंट्रोपी अगर हम पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बोलते तो हमें हीट कैपेसिटी की वैल्यू पता होनी चाहिए डिफरेंट टेम्परेचर पे, और हम उसको जब इंटीग्रेट या प्लॉट करते तो हमें उसका जो एरिया अंडर कर्व आता है वो हमें बता देता है उसकी वैल्यू क्या।
तो सॉलिड के केस में याद रखना था कि हमारे पास लोअर टेम्परेचर हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, तो डी बाई का अप्रोक्सीमेशन हम यूज करते हैं यहां पर। इसने बताया था हमारे पास सीपी जो लोअर टेम्परेचर पे 8T³ पे डिपेंड करेगी, और हम वैल्यू पुटअप करें तो ऐसे ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एंट्रोपी ऑफ सॉलिड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, या ये अगर उसमें अगर फेज ट्रांजिशन है। इसके बाद हमारे पास आता है एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ लिक्विड एंड गैसेस, कि अगर हमें लिक्विड और गैसेस के लिए एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकालनी किसी टेम्परेचर पे, तो हम कैसे निकालते हैं, तो क्या बोलते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट एंट्रोपी एट एनी टेम्परेचर विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ एंट्रोपी चेंजेस it undergo, यानी कि the substance undergo from crystalline state at T=0 Kelvin to T=T1 Kelvin। तो बोला कि हमें सॉलिड या हमें लिक्विड या गैसेस के अंदर अगर एंट्रोपी निकालनी है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, क्या होगी, तो बोल रहा है कि जो टोटल होगा वो क्या होगा, सम ऑफ होगा जितने उसके अंदर चेंज आ गए होंगे। क्यों, गैसेस के अंदर पहले सॉलिड से लिक्विड बना होगा, फिर लिक्विड से गैस। तो अब हम इसको एक ग्राफ से समझते हैं, तो इसको फिर इक्वल लिख देंगे। कैसे क्या होगा सम हमारे पास, देखो अगर हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं। यहां पे टेम्परेचर क्या हो गया हमारा, राइज हो रहा है। यहां पे एस टेम्परेचर, ये एंट्रोपी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पहले हमारा क्या होगा, सब्सटेंस सॉलिड होगा। अगर ये सॉलिड है तो इस तरीके से क्या, देखो, लेकिन उस सॉलिड में भी क्या है, पहले एक टेम्परेचर आया था हमारे पास जिसको हमने बोल दिया था टी इनिशियल, यानी कि इसके यहां तक हमने डी बाय अप्रोक्सीमेशन लगाया था, डी बाय अप्रोक्सीमेशन यूज किया था यहां पर निकालने के लिए। फिर क्या हुआ, अगर उसके अंदर कोई, अब इस टेम्परेचर को हमने दूसरा टेम्परेचर टी तक बोल दिया था, अब इस टेम्परेचर के ऊपर अगर उसमें कोई फेज ट्रांजिशन हो रहा था पॉलीमॉर्फिक, जैसा हमने बोला था, तो जैसे हमने क्या लिख दिया था, लेटेंट हीट। लेकिन बच्चे यहां पे देखना, हमने एफ लिख दिया। जब एफ लिख देते हैं तो सिंबल हमारा फ्यूजन हो जाता है, लेकिन हम सॉलिड में ट्रांजिशन की बात करें तो यहां पे इसको टी लिख दे ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो एक्चुअली में जो सिंबल हम लिखेंगे तो यहाँ पे टी लिखेंगे कि सॉलिड स्टेट की ट्रांजिशन की बात कर रहा है। अगर एफ लिख देते तो उसको हम फ्यूजन बोल देते कि वहां पे हमारा सॉलिड से लिक्विड में चला गया। तो यहां पर इसको जो करेक्ट नोटेशन होगी क्या होती है, टी होती है यहां पर हमारे पास टी। अब वहीं पर हमारे पास, अब वो वहां पर क्या होगा, चेंज हो जाएगा ट्रांजिशन। तो यहां पर अगर मैंने बोल दिया कि उसकी ट्रांजिशन चेंज हो गई इस टेम्परेचर पे आके, एक बाई चांस सॉलिड दूसरी फॉर्म में गया, तो इसको टी ट्रांजिशन बोल सकता हूं। टी का मतलब टी ट्रांजिशन हो गया इस टेम्परेचर पे। अब यहां पर इस ट्रांजिशन हुआ तो यहां पर आ गया, तो यहां पर हमारे पास एंट्रोपी चेंज आ गया था किसका, डेल्टा एस। कौन सा, ये ट्रांजिशन वाला, दिस इज ट्रांजिशन। अभी भी वो सॉलिड स्टेट में चल रहा है यहां तक, लेकिन इस टेम्परेचर पे आके बच्चे अगर हम बात करें इस टेम्परेचर को, जिसको हम बोल देते हैं टीएफ, इसको बोल दिया फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब है इस टेम्परेचर पे आके यहां तक ये थ्रू आउट लिक्विड ही था। देखो यहां से यहां तक अगर हम बात करें तो वो यहां तक क्या था, सॉलिड स्टेट में था, सॉरी कंपाउंड सॉलिड ही था, लेकिन यहां पर आके उसकी एक ट्रांजिशन चेंज हो गई। तो ये एस टी हमने निकाल दिया था डेल्टा, ये एच टी बाई टी, और ये जो वैल्यू निकाली हुई है हम लोगों ने लोअर से नीचे, तो लोअर से नीचे वाली वैल्यू कितनी थी हमारे पास, ये वैल्यू वाली थी हमारे पास क्या, सीपी बाई 3। तो देखो क्या हुआ, यहां से जो वैल्यू आई अगर हम कैलकुलेट करके निकालेंगे एग्जैक्टली, अगर उसमें चेंज हुआ है तो ये जो वैल्यू थी यहां तक कितनी वैल्यू आ गई थी हमारे पास, सीपी बाई 3। यहां से टी आई तक, अब सॉलिड स्टेट ही यहां तक अगर मैं लेके जाता हूं कि मेरे पास वो सॉलिड स्टेट यहां तक था, तो इसकी जो वैल्यू आई थी हमारे पास, अब क्या सा था, टी आई से हमारा फाइनल टेम्परेचर तो मेरे पास अभी यही है, वहां पे T1 केल्विन माना था फाइनल, लेकिन यहां पे मानूंगा सॉलिड के केस में क्या हो गया, यहां से हमारे पास जो इंटीग्रेशन आएगा मेरे पास क्या आएगा, दिस इज इंटीग्रेशन टी आई से लेकर कितना चला जाएगा बच्चे, टी एफ तक चला जाएगा यहां तक, और ये क्या आएगा, CPDLNT। तो ये वैल्यू आ गई जब हमारे पास ये सॉलिड स्टेट में ही है, ये सॉलिड स्टेट के लिए था टी से टीएफ तक। अब टीएफ के बाद क्या हो गया, अब फ्यूजन हो गया। फ्यूजन के बाद इसका मतलब क्या हो, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। अगर वो मेल्ट होगा तो बच्चे कैसे होगा, देखो
एक टेम्परेचर पे, ऐसा तो नहीं सारा का सारा मेल्ट ही हो जाएगा। तो अब यहां पर क्या होगा, हम ये इस मेल्टिंग यहां पे मेल्ट होना स्टार्ट होगा, तो जब तक वो सारा मेल्ट नहीं होगा वो आगे चेंज में स्टेट नहीं होगा। तो अब यहां पर इस टेम्परेचर पे, इस फ्यूजन टेम्परेचर पे हमारे पास एक एंट्रोपी चेंज आएगा जिसको हम डेल्टा एस फ्यूजन बोलेंगे, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, दिस इज इक्वल्स टू, अगर हम बात करते हैं दिस वैल्यू कॉरेस्पॉन्ड टू डेल्टा एच फ्यूजन बाय टी एफ, यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, यानी कि उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, या इसको हम फ्यूजन बोलें या हम क्या बोले मेल्टिंग, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसी पे हीट ऑब्जॉर्व होगा जब तक सारा का सारा मेल्ट ना। तो अब जब ये लिक्विड रहेगा तो ये लिक्विड किसी टेम्परेचर तक रहेगा, जिसको हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, ये एक टेम्परेचर और हो गया बच्चे। ये टेम्परेचर ये जो रिप्रेजेंट करेगा पॉइंट टी, ये उसको रिप्रेजेंट करेगा टी बॉइलिंग पॉइंट को, टी बॉइलिंग, यानी कि यहां तक आकर वो एक ही स्टेट में रहेगा। कौन से स्टेट में रहेगा, लिक्विड में। यहां तक ये, यहां से यहां तक किसमें था, सॉलिड में। तो अब लिक्विड के स्टेट में है, तो अब लिक्विड का कहां से क्या, टी एफ से लेकर टी पी तक ना लिक्विड है। तो यहां पर भी हम इसका जो यहां से यहां तक इसका निकलेगा, क्या निकलेगी, हीट कैपेसिटी कितना निकलेगी, टी एफ इनिशियल हो गया इसका, और फाइनल क्या हो गया, टी बी हो गया, सी पी डी एल एन टी, डी एल एन टी। लेकिन ये किसके लिए हीट कैपेसिटी, लिक्विड की, हीट कैपेसिटी किसकी है, सॉलिड की। अब जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पे आया तो हमारे पास सारा का सारा क्या होगा, अब यहां पर एक वर्ड आ जाता है हमारे पास, क्या कि यहां पर इस पॉइंट पे आने के बाद वो वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इसको और ऊपर तक ले जाएंगे, जब वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो इसको हम बोलेंगे डेल्टा एस क्या, वेपोराइजेशन, एंथैल्पी या एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन, कि उसको वेपर में बनने के लिए कितनी आ रही है, उसके बाद ही वो वेपर्स में एग्जिस्ट करेगा। अगर हम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर बोल देते कि इस टेम्परेचर पे निकालना चाहते थे, तो लेकिन यहां पर तो किस में एग्जिस्ट कर रहा था, वो वेपर में। तो इसको मैंने फाइनली T1 केल्विन बोल दिया अपना, कि जो फाइनल टेम्परेचर मैं इस पे निकालना चाहता हूं। तो अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर बच्चे देखो ये ऐड हो गया था। अब डेल्टा एच वी क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा एच वी अपॉन टी वी, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन जिस टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, अगर वाटर है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा। तो ये एंट्रोपी चेंज की वैल्यू बता देगा कि इस टेम्परेचर पे कितना होगा। अब फाइनली ये वैल्यू आ गई इसके लिए, और इसकी जो वैल्यू आएगी यहां से यहां तक वो क्या आएगी हमारे पास, दिस इज इक्वल्स टू, इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, टी बी से लेकर ऊपर कितना चला जाएगा, T1 केल्विन तक, Cp, और ये कौन सा क्या, वेपर, DLNT। अगर हम सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, टोटल एंट्रोपी चेंज आ जाएगा फ्रॉम कहां से कहां तक, अरे सॉलिड स्टेट, क्रिस्टलाइन स्टेट 0 केल्विन से लेकर उसके फाइनल टेम्परेचर तक। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ST ऑफ एनी गैस विल बी इक्वल्स टू क्या, सबसे पहले किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, अगर हम इसको नेग्लेक्ट कर दें, अवॉइड कर दें अभी फिलहाल, तो मेरे पास सबसे पहले ये आ जाएगा। और इसके अंदर अगर इसको भी ट्रांजिशन को हमने लिया था तो ये किसके इक्वल था, डेल्टा एच टी अपॉन टी की ये टी। अब देखो अगर हम सॉलिड की बात करें तो हम सॉलिड के रिस्पेक्ट में ऐसा लिख सकते हैं, जी टी आई से लेकर, यानी कि हम 0 केल्विन से लेकर हम कहां पर, यहां तक टी एफ तक ले दें, टी एफ तक, तो मेरे पास क्या आएगा, दिस इज इक्वल्स टू सी पी डी एल एन टी, और हीट कैपेसिटी किसकी है, सॉलिड की। फिर किसका सम करें भाई, यहां पे फ्यूजन का हो गया मेरे पास, तो यहां पर ये सॉलिड से किस में स्टार्ट हो गया, लिक्विड में, तो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो प्लस डेल्टा एच एफ अपॉन टी एफ। फिर क्या होगा, प्लस लिक्विड के लिए क्या हो गया, दिस प्लस के बाद यहां पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन कि यहां से कहां तक, टी एफ से टी बॉइलिंग पॉइंट तक, सी पी लिक्विड ऑफ डी एल एन टी, प्लस अब क्या हुआ, फिर ये लिक्विड से किस में चेंज हो गया हमारे पास, वेपर में, तो यहां पे इसका वेपोराइजेशन के लिए क्या हो गया, दिस इज इक्वल्स प्लस डेल्टा एच वी अपॉन टी वी, प्लस लास्ट में हमें कहां से कहां तक निकालना है, टी बी से T1 तक निकालना है, और सीपी कौन सी स्टेट है, वेपर का, DLNT। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेगा, टोटल सम बताएगा एंट्रोपी, एब्सोल्यूट एंट्रोपी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर। यो टी क्या था, एस टी है, यहां पे जो एंट्रोपी रिप्रेजेंट करेगी उसको हमने क्या बोला, एस टी रिप्रेजेंट किया हुआ है, या ST1 बोल सकते थे। लेकिन बच्चे ध्यान देना, हम सॉलिड में बुक में हमारे पास ऐसा लिखा है, लेकिन इसकी जगह पे हम ये जो वैल्यू है इसकी जगह पे अगर हम एग्जैक्ट निकालें, अगर तो इसकी जगह हम 2 वैल्यू यूज कर सकते हैं। पहले क्या है कि ये डी बाई वाला तो क्या हो सकता था, CP/3 प्लस
अगर उसमें कोई फेज ट्रांजिशन नहीं था तो मैं डायरेक्ट ये ऐड और होता, कहां से कहां तक, अब जीरो से नहीं, क्योंकि जीरो से लेकर इस टेम्परेचर तक तो मैं निकाल ही नहीं सकता था, लेकिन हमने ये इनिशियल यहां पे जीरो से लेके इकट्ठा ही कर देते हैं। अदरवाइज हम करेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे तो ये हम डायरेक्ट ऐसा ना करके ये इजी वे से था, इसी को हम क्या करते हैं, इस वे से ब्रेक करेंगे कि पहले Cp/3 गया Ti तक, अब Ti से Tf तक जाएगा। अगर उसमें कोई पॉलीमॉर्फिक ट्रांजिशन नहीं है तो अब यहां से क्या, Ti से क्या जाएगा, Tf तक जाएगा हमारे पास, या इसको Tm लिख सकते हैं, टी मेल्टिंग पॉइंट, Tf तक, और क्या आएगा, Cp सॉलिड स्टेट की DLNT, इसकी जगह पे ये वर्ड होगा। इसकी जगह पे हम एक और यूज कर सकते हैं, क्या, Cp/3 प्लस, अगर उसमें कोई ट्रांजिशन थी तो हमारे पास क्या होगा, डेल्टा H T बाय जिस टेम्परेचर पे थी प्लस, अब यहां पर ये ऐसा कैसा रहेगा, Ti से लेकर Tf तक CpDLNT। तो देखो ये इजी वे था हमारे पास लिखने के लिए कि भाई सॉलिड स्टेट का रिप्रेजेंट कर दिया, फिर जो हमारा फेज चेंज हो रहा है सॉलिड से लिक्विड स्टेट के लिए हो गया, फिर लिक्विड स्टेट की एंट्रोपी आ गई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जिसमें वो एग्जिस्ट करेगा उस टेम्परेचर की रेंज में, फिर हमारे पास फेज चेंज हो गया लिक्विड से गैस के लिए, तो लिक्विड से वेपर के लिए आ गया, फिर ये एंट्रोपी आ गया किसके लिए, वेपर स्टेट में जिस टेम्परेचर तक है। अगर हमें किसी पर्टिकुलर लिक्विड तक ही निकालना होता तो हम उस लिक्विड को जो फाइनल टेम्परेचर TB तक ना ले जाके हमें केवल अगर लिक्विड स्टेट का निकालना होता तो यहां पे TB ना लेके केवल यहां पे TI लिख देता जो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता। अगर किसी भी टेम्परेचर पे हमें निकालना होता लिक्विड स्टेट के लिए, ये तो गैसियस के लिए हो गया कि गैसियस में हमारा T1 केल्विन है, अगर लिक्विड स्टेट में करना होता तो यहाँ पे T1 लिखता, तो फाइनली इस TB की जगह में यहां से TF से लेके कहां तक निकालता TI, और यहां पे केवल क्या लिख देते TI। तो ये तीन वे, तो आप यही लिख सकते हो कि हमारे पास टोटल अगर गैसियस के केस में है तो ये हम इजी वे में या डायरेक्ट शॉर्टकट बोल सकते हो एक टाइप से कि इतना लिख देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। अगर हम एक्चुअली देखेंगे तो ये जो टर्म है आइदर इसका सम होगा या इसके अंदर ओवरऑल ये इनके तीन के इक्वल आएगा, फिर ये आगे वाली टर्म क्या रहेंगे इससे। तो अभी यहां पे हम लिख दिया था इट इज द सम ऑफ, तो ये टोटल एंट्रोपी जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी है वो किसके सम आ गया, तो हम लिख सकते हैं ST will be equals to entropy of heating of crystalline solid from T equals to 0 Kelvin to कहां तक, अब TF तक बोल दिया, TF तक, यहां तक डायरेक्ट एक ही बार में बोल दिया तो हम ये यूज कर सकते हैं। प्लस क्या हो गया इसी में, अब क्या हो गया, एंट्रोपी चेंज ऑफ किसका, एंट्रोपी चेंज ऑफ फ्यूजन, यानी कि हमारे पास अब फ्यूजन आ गया। अब तो यहां पे क्या लिखेंगे, एंट्रोपी चेंज ऑफ फ्यूजन प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ फ्यूजन किसके इक्वल था, ये सेकेंड टर्म आ गई। फिर क्या लिखेंगे, प्लस एंट्रोपी ऑफ हीटिंग ऑफ लिक्विड, अब क्योंकि वो लिक्विड में चेंज हो गया इसके बाद, ऑफ लिक्विड फ्रॉम T इक्वल्स टू कहां से T इक्वल्स टू TF टू T इक्वल्स टू TB तक, यहां तक। फिर क्या लिखेंगे, प्लस एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन का भी ऐड करेंगे, प्लस एंट्रोपी ऑफ हीटिंग ऑफ वेपर या ऑफ वेपर फ्रॉम कहां से, T इक्वल्स टू TB से टू T1 केल्विन। बच्चे ये फाइनली हमारे पास आ जाता है। तो अगर हमें हीट कैपेसिटी पता हो सब्सटेंस की अलग अलग टेम्परेचर पे तो हम ओवरऑल क्या निकाल सकते हैं, उसकी एब्सोल्यूट एंट्रोपी, यानी कि उसकी एंट्रोपी निकालेंगे किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है और आएगा तो ये समझने के लिए था कि हमारे पास टोटल एंट्रोपी आएगा गैसेस की या लिक्विड की क्या होता है, तो हम पहले सॉलिड स्टेट की दिखाते हैं, फिर हमारे पास फेज की चेंज सॉलिड से लिक्विड, फिर लिक्विड के लिए, फिर लिक्विड से वेपर ट्रांजिशन के लिए, और फिर लास्ट में किसकी है, वेपर्स के लिए। तो ये इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, फ्रॉम जो हीट कैपेसिटी निकाल सकते हैं, हीट कैपेसिटी की वैल्यू को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, एंट्रोपी निकालेंगे लिक्विड के लिए, सॉलिड के लिए और गैसेस के लिए। सॉलिड के अंदर आपने केवल ध्यान रखना है कि अगर ट्रांजिशन आ जाती तो आपके लेवल पे तो अभी नहीं आएगी, अदरवाइज ऐसा न्यूमेरिकल नहीं आएगा। अदरवाइज अगर आता है तो ये जो सम होगा एंट्रोपी ऑफ ये एट पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ सॉलिड वो इसके इक्वल आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास
फाइनली बच्चों, जो टॉपिक अभी तक हमने कवर किया है उसके बेस पे आपको कुछ एमसीक्यू ट्राई करने हैं। तो इसमें से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द रेसिडुअल एंट्रोपी ऑफ सॉलिड N2OH। जो N2O हमारा मोलिक्यूल है उसकी हमारी रेसिडुअल एंट्रोपी क्या होगी। सेकेंड, इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस द प्रोसेस इज ऑलवेज नॉन फिजिबल, कि किस कंडीशन के अंदर जो हमारा प्रोसेस होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस या नॉन फिजिबल होगा, ये कोई रिएक्शन होगी ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, द एंट्रोपी ऑफ CO एट एब्सोल्यूट जीरो, कि एब्सोल्यूट जीरो पे जो एंट्रोपी होगी हमारे CO कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल की वो कितनी होगी या कैसी होगी। क्वेश्चन नंबर 4, द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स, कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है। देन क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इम्प्लाइज दैट, कि हमें थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, ये क्या बताता है हमें। क्वेश्चन नंबर 6, द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोवाइड ए मेथड टू एवेलुएट विच प्रॉपर्टी, कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस प्रॉपर्टी को एवेलुएट करता है या किस प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, हमें किस प्रॉपर्टी के बारे में थर्ड लॉ से पता चलता है। एंड फाइनली, द 1 मोल ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ द हाइएस्ट एंट्रोपी, कि 1 मोल इनमें से 1 मोल किस कंपाउंड या सब्सटेंस की हाईएस्ट एंट्रोपी होगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।